नमस्कार स्टूडेंट्स, कैरियर मेकर्स कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टाइम टू टाइम बेटा हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहते हैं और इन वीडियोस का हमारा जो मकसद है लाने का वो ये है कि आप सभी बच्चे एक अपना जो कोर्स है जो आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से मिल जाए और आप अच्छी तरह उसको प्रिपेयर कर लें और एग्जाम में जो भी दिक्कत परेशानियां आती हैं उसको आप रिजॉल्व कर लें। तो यही हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये हमारी वीडियोस पहुंचे, हमारे द्वारा बनाए गए जो कोर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के वो पहुंचे। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम लोग नई नई बनाए उसका अलर्ट आप तक पहुंच सके। जो हमारे टॉपिक्स हैं, लाइव क्लासेसों की जो रिकॉर्डिंग है वो डाली जा रही है जिसमें अलग अलग टीचरों के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो इंग्लिश वाले सर हों, चाहे वो जीके के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के, कोई भी सर हो या हो मैथ के सर या रीजनिंग के सर, इनके द्वारा ये वीडियोस लाइव क्लास की डाली जा रही हैं। तो बच्चों इन्हीं क्लास का आप आनंद लीजिए और इन टॉपिक्स को आप अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि आप लोगों के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको जल्दी से अटेम्प्ट कर लें। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं क्लास के ऊपर। सभी अच्छी तरीके से तैयार करेंगे और नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। आज हम इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू करने जा रहे हैं और इकोनॉमिक्स में मैं पहले आपको कुछ बेसिक आइडियोलॉजी और टर्म से परिचित करूंगा। तो जैसे हर सब्जेक्ट का अपना एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है। जैसे कि यहाँ पर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स क्या है या इकोनॉमी क्या है। तो देखिए यहाँ पर जब इकोनॉमी की बात करते हैं और सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, दोनों चीज में अंतर। ये सब्जेक्ट है और ये आपकी क्या है, एक स्टेज। क्या है? स्टेज। अर्थव्यवस्था बोलते हैं इसको। पर्टिकुलर हर देश की अपनी एक स्टेज होती है। स्टेज ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल। जैसे आपकी मैं कहूँ कि भाई मेरी इकोनॉमी ये है तो इतनी मेरी डायमेंशन है, मेरी इतनी इनकम, मेरा इतना एक्सपेंडिचर है, मेरी इतनी सेविंग्स। तो आपकी पर्सनल इकोनॉमी, तो वो आपकी एक स्टेज है जिससे बाहर आप जा रहे हैं या अंदर आ रहे हैं वो आपको बैलेंस करके देखना है। और इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर ये सारे टर्म्स, आइडियोलॉजीज आते हैं। ठीक है? जैसे पेट्रोलियम रिसोर्स, पेट्रोल पर्टिकुलर एक फैक्टर है, डीजल पर्टिकुलर, बट पेट्रोलियम और पेट्रोल के अंदर पेट्रोलियम पेट्रोल को नहीं कह सकते, उससे बहुत सारी चीजें नहीं। इकोनॉमिक्स इज पेट्रोलियम और ये पेट्रोल, समझे? एक फैक्टर है, एक स्टेज है जो किसके अंदर आता है? इकोनॉमिक्स के अंदर। समझ रहे हैं? तो देखिए अब जब हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र को जब हम अर्थशास्त्र के हिसाब से पढ़ेंगे, इकोनॉमी के फील्ड में पढ़ेंगे यानी फाइनेंशियल मैटर में पढ़ेंगे, तो उसका संबंध आ जाएगा धन से या मुद्रा से। और वही जब हम पॉलिटिकल स्टेज में पढ़ेंगे, चाणक्य नीति के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो ये चला जाएगा पॉलिटी से। पढ़ते हैं ना पॉलिटी में, अर्थशास्त्र नामक बुक। अर्थशास्त्र क्या है? राजनीतिक षड्यंत्र, राजनीतिक पूरी राजनीति है। उसमें बताया गया है कि चाणक्य ने कि हमें अपने पड़ोसी देशों से, अपने पड़ोसी मित्रों से, पड़ोसी राजाओं से किस प्रकार की कूटनीति, किस प्रकार की पॉलिसी और किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन रखना है। शत्रु का शत्रु मित्र, मित्र का शत्रु शत्रु। तो ये सब जब पॉलिटी वाले कंसेप्ट में चला जाओगे तो पॉलिटी हो जाएगी, और जब पैसे से रिलेट कर दोगे तो ठीक है। तो हमें कॉन्सेप्ट में आना है यहाँ पर, और जब पॉलिटी में जाओगे तो वो चले जाओगे आप यहाँ पर। तो अभी हमें इस पटरी पर चलो। अब जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र को हमें दो ट्रैक पर लेकर चलते हैं। पहला, एक एंटिटी, दूसरा मल्टी, मतलब बहुत सारे।
एक एंटिटी मतलब एक आदमी, और बहुत सारे का मतलब मल्टीपर्पज, जो आपके बहुत सारे लोग हैं। तो देखिए, जब हम किसी एक व्यक्ति, जैसे मैं अपनी बात करूं, आप अपनी बात करें, आप इस इंस्टीट्यूट की बात करें, आप अपने घर की बात करें, आप किसी रिश्तेदार की बात करें, या पर्टिकुलर एक एंटिटी की बात करें, उसमें आपका व्यक्ति, वस्तु, स्थान कुछ भी हो सकता है, तो वो कहलाएगा सिंगल इकोनॉमिक्स। क्या कहलाएगा? और उस सिंगल इकोनॉमिक्स को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? और जब वही हम एक से ज्यादा का स्टडी करेंगे, एक से ज्यादा एरियाज को कवर करेंगे, अब आप आपकी भी और इसकी भी बात कर रहे हैं, आप, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, तब वो क्या हो जाएगा? मैक्रो। ये आपने 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ा हो, आपकी दो ही बुक्स होती है, माइक्रो एंड मैक्रो, है ना? हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र और ये समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि मतलब एक आदमी का, एक एंटिटी, एक फर्म, एक यूनिट, और समष्टि मतलब समस्त, सभी का। तो आपको इकोनॉमिक्स में आपको पता लग गया कि हमें कितने एरियाज को कवर करना है। सिंपल, जब मैं बात करूंगा एक दुकान की, तो वो माइक्रो में चला जाएगा, और जब हम उस दुकान को 10 दुकानों से रिलेट करेंगे, और मैं इकट्ठे एक टाइम पर 10 दुकानों की बात करूंगा, देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैक्रो। जब मैं अपने देश की इकोनॉमी की बात करूंगा तो माइक्रो, और जब मैं पूरी दुनिया के देशों की इकोनॉमी की बात करूंगा, और अब मैं अपने देश के अंदर एक कंपनी की बात करूंगा, और अपने देश के अंदर सभी कंपनी की, तो ये डिपेंड अपॉन ए एंड अनेक। जब हम उसको बड़े प्लेटफॉर्म पर रखेंगे तो उसमें आपका पूरा देश भी आ सकता है, और उसको छोटे प्लेटफॉर्म पर रखेंगे तो आपकी एक दुकान से लेकर पूरी मार्केट भी आ सकती है। और करेंगे मेरे पास, तो आपको यही बेसिक टर्म समझने हैं कि कहां पर हम माइक्रो और मैक्रो की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो? किसी को डाउट है? अभी मैं पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर नहीं जा रहा हूं, अभी मैं आपको बेसिक चीजें क्लियर कर रहा हूं कि आपके सामने वो बेसिक चीजें आती हैं इकोनॉमिक्स में, बट आप प्रॉपरली उनको समझ नहीं पाते। जैसे एक टर्म बहुत आता होगा आपके सामने, जीडीपी। अब है तो ये नेशनल इनकम का टॉपिक, बट मैं अभी नहीं बता रहा, नेशनल इनकम कराऊंगा तब फिर बताऊंगा क्या है ये जीडीपी। तो कोई बताएगा? फुल फॉर्म नहीं पूछिए, मुझे पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, साल में गुड्स का प्रोडक्शन होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एंड और कोई? एनीवन? चलो, आज के बाद आप नहीं भूलोगे कि जीडीपी क्या है। ठीक है, देखिए, एक घर है या एक फैक्ट्री, ठीक है, इस फैक्ट्री में 50 लोग हैं, इस फैक्ट्री में कितने लोग रहते हैं? 50 लोग। तो क्या ये कंपलसरी है कि 50 के 50 प्रोडक्शन करते हैं? क्या ये कंपलसरी है कि 50 के 50 जॉब करते हैं? कुछ छोटे बच्चे भी होंगे, कुछ बुजुर्ग भी होंगे, होंगे ना। बट हमें क्या करना है, इस घर के अंदर जो भी लोग हैं, वो जितना उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन किसका? यहाँ पर जीएस, गुड्स एंड सर्विसेज। एक क्या कर रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो वो पैसे कमा के ला रहा है, वहां पर वो मशीन से अपना, तो सुबह क्या है, अपना बाहर जॉब कर रहा है, पहली चीज। दूसरा, उसी घर का एक आदमी अपनी एक ठेली लगाए हुए सब्जी की, वो क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एक क्या कर रहा है, ट्यूशन दे रहा है मेरी तरह बच्चों को, क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो गुड्स में क्या हुआ कि अब दूसरा एक घर में बैठा है, आपने देखा होगा कुछ पर्सनल काम होते, कोई डोंगे बनाता है, पत्तल होते हैं ना, आपने देखा होगा। मान लो एक पेन बनाने की फैक्ट्री घर में लगा रखी है, उसमें पेंसिल बनाने की, पॉलिथीन बनाने की, तो वो क्या है, उसका प्रोडक्शन होगा। बट हम इन सब चीजों को क्या करेंगे, इस फैमिली के अंदर ही देखेंगे, और लास्ट में क्या कहेंगे, इस फैमिली के द्वारा जो भी उत्पादन हो रहा है, पहली चीज इस चार दीवारी के अंदर, दूसरी, पहली चीज तो ये इस चार दीवारी के अंदर, दूसरी चीज एक पर्टिकुलर टाइम लिया जाता है 1 ईयर। हम कोई भी स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में,
एक फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग करते हैं। तो हम एक साल का टाइम लेते हैं, एक साल के अंदर इस चार दीवारी के अंदर जो भी क्या हुआ उत्पादन किसका, गुड्स एंड सर्विस। अब देखिए उत्पादन हुआ कैसे, अब गुड्स एंड, अब ये थोड़ी ना गिनोगे पेन कितने प्रोड्यूस हुए, पेन से इकोनॉमी को थोड़ी ना आइडेंटिफाई करते हैं, किससे आइडेंटिफाई करते हैं, पैसे से, पैसे से करते हैं ना। अब मान लीजिए गुड्स की टोटल लास्ट वैल्यू 1000 रुपए और उस सर्विसेज की जो वो बेच रहे हैं दे रहे हैं उनकी टोटल वैल्यू 500। फॉर एग्जाम्पल भाई गुड्स से उनको 1000 रुपए मिल रहे हैं, सर्विसेज से 500 रुपए, टोटल कितना हुआ, इस घर की जीडीपी कितनी हुई। अब देखिए यहाँ पर बाकी सभी फैक्टर कांस्टेंट हैं, क्या ये प्रोडक्शन टैक्स नहीं दे रहे होंगे, क्या ये हाउस टैक्स नहीं दे रहे होंगे, क्या ये सेल्स टैक्स नहीं दे रहे होंगे, दे रहे होंगे, बट ऑल द फैक्टर्स आर कांस्टेंट राइट हियर। तो पहली चीज ये पेन बना, ये प्रोडक्शन है, अब पेन आपने खरीदा 20 रुपए का, क्या इस 20 रुपए के अंदर जीएसटी इंक्लूड है, बिल्कुल इंक्लूड है, क्या इस 20 रुपए के अंदर सेल्स टैक्स इंक्लूड है, बिल्कुल इंक्लूड है, क्या इस 20 रुपए के अंदर प्रोडक्शन टैक्स इंक्लूड है, बिल्कुल इंक्लूड है, और क्या इस 20 रुपए के अंदर रॉ मटेरियल का खर्चा इंक्लूड है, तो पेन की लागत जो ये प्लास्टिक और इसके अंदर इंक वो भी तो बना। अब मान लो 20 रुपए का पेन है, 8 रुपए की इसकी कॉस्ट थी रॉ मटेरियल की, 2 रुपए मशीनों का खर्चा, मशीन से बना होगा ना, 2 रुपए लेबर चार्ज, फिर बाजार में उतारा तो बेचने के लिए सेल्स टैक्स गवर्नमेंट को दिया, फिर ट्रांसपोर्टेशन का टैक्स लगा, ये पेन फैक्ट्री से चलकर दुकान पर अपने आप तो नहीं पहुंचा, ट्रांसपोर्टेशन टैक्स लगा, उसके अलावा इस पर जितने भी टैक्स लगे फिर प्रॉफिट भी देखेगा अपने दुकानदार, जिसने इसको बनाया और जहां से दुकान तक आया सब प्रॉफिट जुड़ेगा, और आपके पास जाएगा तो आप तो दुकान में जाओगे कहोगे कितने की कीमत, तो आपसे दुकान वाला क्या कहेगा कि सर 20 रुपए का पेन। अब आप उससे थोड़ी ना पूछोगे कि भैया 20 रुपए में से इसकी लागत कितनी है, पेन की ढक्कन कितने का है, ये कितने का है, और आपका इसमें प्रॉफिट कितना है, इस पर टैक्स कितना है, वो सब हटाओ ना, मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो, ये बात आएगी ना सारी। तो वो ऐसा तो नहीं पूछते, आप 20 रुपए देते हो ले लेते हो, पहली चीज। तो ये सारे फैक्टर हम अभी साइड में रखते हुए जब देखेंगे इस पेन की लास्ट कीमत क्या 20 रुपए, उस 20 रुपए को यहाँ जोड़ा, और ऐसे ही कोई सर्विसेज की जो चार्ज लगे, सर्विसेज प्रोवाइड की गई, उस सर्विसेज का पैसा जोड़ा, कौन सा लास्ट, फर्स्ट नहीं लास्ट, उन सब की कीमत को। अब इन सिंपल वर्ड्स एक देश की बाउंड्री के अंदर, एक देश की फिजिकल बाउंड्री के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम में प्रोड्यूस की गई गुड्स एंड सर्विसेज के लास्ट प्राइस को एक फिजिकल एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम में, ध्यान से सुनिए, कई चीजें कॉमन है, एक पहले तो एरिया, जैसे एरिया एक देश, उसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइम, फिर प्रोड्यूस की गई गुड्स एंड सर्विसेज, और सबसे बेसिक लास्ट टर्म की लास्ट टोटल वैल्यू। अब छोटा सा मैं और डिफरेंशिएट कर देता हूं आप लोगों को कि लास्ट की बात मैं क्यों कर रहा हूं। जैसे अब मान लीजिए 50 लोग हैं, 50 लोगों में से अगर मैं सबका अलग अलग जस्टिफिकेशन करने लगूं, तो जिस व्यक्ति ने पेन बनाया तो पेन वाले व्यक्ति से पूछा भाई तुम्हारी इनकम कितनी हुई इस पेन से, तो उसने 8 रुपए का मान लो रॉ मटेरियल लगाया था और 2 रुपए प्रॉफिट जोड़ के उसने बता दिया कि मेरी 10 रुपए हुई। तो सरकार ने इस ए व्यक्ति से पूछा जो पेन बनाने वाला है कि तुम्हारी लागत कितनी, तो उसने बता दिया 10 रुपए। अब इसने आगे होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने 10 रुपए की खरीदी और इस पर 2 रुपए का प्रॉफिट जोड़ दिया अपना, कितने की बताइए। सरकार ने जब दी होलसेलर से पूछा भाई तुम्हारी इनकम कितनी थी इस एक साल में, तो उसने बताया जी 12 रुपए। अलग अलग है, ध्यान से देखो, इस बी ने बताया मेरी 12, इसने बताया। अब गई रिटेलर के पास, तो रिटेलर ने 12 रुपए का खरीदा, 12 रुपए में उसने 3 रुपए का अपना प्रॉफिट जोड़ दिया, 15 हो गई। अब वो 15 की बेची। अब जब गवर्नमेंट ने रिटेलर से पूछा भाई तुम्हारी एक साल में इनकम कितनी है, तो उसने बताया 15 रुपए। अब तीनों को जोड़ो, हो गया। तो अब देखो एक्चुअल कीमत 15 रुपए, तो
क्योंकि दुकान वाला जब बेचेगा आपको, आपने कस्टमर, आप गए खरीदने तो आपने तो 15 रुपए पे करे, अब 15 रुपए पे करे तो जीडीपी की एक्चुअल वैल्यू 15 रुपए, लेकिन शो कितनी हो रही है 37 रुपए। तो ये कहां है, ये तो ऑलरेडी इसी के अंदर है ना। तो ये डबल काउंट किए जाते थे पहले, इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि लास्ट वैल्यू ये, मुझे इनसे मतलब नहीं है, मुझे इससे मतलब। समझ आ गया? अब एक देश के अंदर ये भी है, ये भी है, ये भी है, सबका अगर अलग अलग हिसाब करने लगूं तो आप भी बताओगे अपना, उसके अंदर उसकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी होगी। मान लो आपने वो स्कूटी किसी और को बेच दी, आप उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ोगे और आगे सरकार देगी, तो आपकी इनकम, उसकी इनकम और थर्ड पार्टी की इनकम तीनों की जोड़ूंगा तो बड़ी दिखेगी, लेकिन एक्चुअल में है ही नहीं। अब वही बात हो गई कि पैसे तो जेब में नहीं है, लेकिन बाहर दिख रहे हैं कि रीडिंग में आ रहा है कि भाई यू आर लखपति। अब जेब में 1000 रुपए और बाहर आपके नोटिस बोर्ड में शो कर रहा है 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में है, आप कहोगे भाई कहां है? बाहर से तो आप अमीर दिख रहे हो कि आपकी जीडीपी बहुत स्ट्रांग है कितनी, लेकिन एक्चुअल में क्या है? तो कई देशों की जीडीपी में इस प्रकार की कैलकुलेशन होती है, तो उसमें क्या होता है कि उनकी जीडीपी अप टू द स्टैंडर्ड दिखाई देती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो इसीलिए कहा जाता है भारत में या यहाँ पर मैक्सिमम जहां पर भी फेयर कैलकुलेशन होती है तो जीडीपी में क्या लिया जाता है? लास्ट वैल्यू। कौन सी लास्ट वैल्यू? इसी के अंदर तो सब कुछ है और इसका प्रॉफिट भी तो इसी के अंदर है, इसका भी तो प्रॉफिट इसी के अंदर है। तो प्रोडक्ट की लास्ट वैल्यू, तो चाहे वो गुड हो चाहे सर्विसेज हो, उनकी लास्ट वैल्यू का सम क्या कहलाता है? जीडीपी के क्या बेसिक टर्म्स हैं? पहला एक फिजिकल बाउंड्री हो, दूसरा एक पर्टिकुलर टाइम है, टाइम के साथ साथ जो प्रोडक्शन हो रहा है वो गुड्स एंड सर्विसेज का, उनकी टोटल लास्ट वैल्यू का सम को जीडीपी कहते हैं। अब मैंने ये बताया कि क्या ये 50 के 50 प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो फैक्टर अलग है। अब बेशक 10 लोग ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो ऐसे ही हमारे देश की जनसंख्या 131 करोड़ से ज्यादा जा रही है, तो क्या 131 से 31 करोड़ प्रोडक्शन कर रहे हैं? नहीं। तो जितना भी हो रहा है उसका टोटल, किस चीज का? प्रोडक्शन का। कौन सा? लास्ट टोटल। फिजिकल बाउंड्री का। आई होप आपको जीडीपी समझ में आया। अब किसी का कोई डाउट है तो क्लियर है? किसी का कोई डाउट? इन सिंपल टर्म, ये एक देश है, इस देश के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम में टोटल प्रोड्यूस की गई गुड्स एंड सर्विसेज के लास्ट टोटल वैल्यू को जीडीपी बोलते हैं। अब ध्यान दें, फोन में इनकमिंग होती और बाहर आउटगोइंग होती। अब मान लीजिए इस घर में से पैसा बाहर जा रहा है, तो मुझे बताओ इसमें जोड़ोगे या घटाओगे? बताइए। मान लो बाहर गांव का कोई आदमी, इस 50 व्यक्ति की जो फैमिली थी उसमें कोई बाहर का था, रामू श्यामू नौकर काम करने आया था, वो यहाँ इस घर में काम कर रहा था। अब वो पैसा तो अपने घर भेजेगा ना, वो इस घर में थोड़े ना जोड़ेगा, तो ये क्या हो गया? आउटगोइंग। दूसरा, हमारे घर का रामू भी तो कहीं काम कर रहा होगा भाई। मैंने बताया 50 लोगों में से वो बाहर कहीं काम कर रहा हो सकता है ना। मान लो इंडिया का कोई आदमी सऊदी अरब में काम कर रहा है, तो वो सऊदी अरब से पैसा भारत में भेजेगा ना, तो वो इनकमिंग होगी। तो इनकमिंग क्या होगी? जीडीपी में प्लस। अब जब जीडीपी में से आउटगोइंग को माइनस कर दोगे और इनकमिंग को प्लस कर दोगे तो ये जीएनपी बन जाएगी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हमारे देश में विदेशी काम कर रहे हैं तो पैसा कमा के हमारे देश में थोड़ी ना देंगे, अपने घर भेजेंगे, तो वो हो गई आउटगोइंग। और हमारे देश के लोग अमेरिका में, जापान में, सब जगह काम कर रहे हैं, तो वहां थोड़ी ना देंगे, इंडिया में भेजेंगे, तो वो भी इनकमिंग। तो व्हेन विल यू ऐड out incoming in the GDP and subtract outgoing from the GDP, then you will produce GNP. Simple term. Is it clear? Then what is GDP? एक देश की सीमा के अंदर एक पर्टिकुलर ईयर में प्रोड्यूस की गई गुड्स एंड सर्विसेज के लास्ट टोटल वैल्यू को जीडीपी बोलते हैं। एंड जीएनपी किसको बोलते हैं? इनकमिंग को जोड़ देंगे और आउटगोइंग को माइनस कर देंगे। किसकी? विदेशों से प्राप्त
आय को जोड़ देंगे और बाहर जाने वाली आय को घटा देंगे। इंग्लिश में बोले तो नेट फैक्टर इनकम अर्न अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम अर्न अब्रोड, हमारे देश के लोगों ने बाहर जो इनकम कमाई, एंड नेट फैक्टर इनकम अर्न बाय द फॉरेनर्स, अर्न बाय द फॉरेनर्स इन इंडिया। तो ये आउटगोइंग हो गई, ये जाएगी बाहर। हमारे देश में विदेशों में जो लोग भारत में बसे हुए, चाइना की कंपनी, जापान की कंपनी, कोरिया की कंपनी हमारे देश में काम कर रहे हैं ना, तो ये कहाँ जाए? ऐसे ही हमारे देश के लोग अमेरिका की कंपनी में काम कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो वो पैसा कहाँ भेजते हैं? इंडिया में भेजते हैं। That's it. So when you add incoming and minus outgoing, then you will produce. अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ मार्केट प्राइस की एंड फैक्टर कॉस्ट, अभी सिर्फ मैं अंतर बता रहा हूँ कि व्हाट इज जीडीपी एंड व्हाट इज जीएम। कुछ जो बेसिक टर्म्स हमें डिस्कस करने हैं, इस सारी चीजों से हम इन द क्लास, आपको पर मैं बात करने लगूं जीडीपी क्या है, तो फिर मैं फ्लो में रहूंगा, तो आपको मान लो किसी को नहीं पता तो आप चुपचाप बैठे रहो, और फिर वो एक सबसे बड़ा ब्लंडर होता है, चुपचाप बैठे रहो। टॉपिक चल रहा है, थ्रू में फ्लो में चल रहा है और आपको कुछ पॉइंट नहीं समझ में आया, अब आप पूछ भी नहीं रहे, तो वो सबसे बड़ी गलती। तो इसलिए पहले मैं वो गलती ना होने दूं। दूसरी चीज, और आप सभी को इंस्ट्रक्शन है कि अगर मन में कभी भी कोई डाउट है तुरंत पूछ लें, ये नहीं कि कल पूछूंगा परसों पूछूंगा चलो छोड़ो, बिल्कुल इन द स्टैंड क्लास के बाद जब भी पूछूं किसी का कोई डाउट तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल एक बार नहीं 10 बार पूछिए, बट क्लियर करके जाइए कि जब तक क्लियर ना हो, ठीक है? समझ लो। तो जीडीपी जीएनपी क्लियर हो गई, नोट कर लीजिए। फजल, हेमंत, मुस्कान, नवीन, निशा, उत्कर्ष, ऑल इज क्लियर? और ये जो बच्चे विदाउट नेम है, पोकेमॉन बैठे हैं भाई साहब, कौन है? नाम चेंज कर लो अपने सभी। नेट फैक्टर इनकम अर्न अब्रोड, सिंपल में लिखो कि बाहर वाले हमारे यहाँ कमा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखो। तो कल को आप देखो अपने नोट्स तो आपको कोई भी डाउट ना रहे, तो विदेशी जो कमा रहे हैं वो बाहर ले जाएंगे और हमारे लोग भाई लोग जो बाहर कमा रहे हैं वो घर पे जाएंगे, बस। कौन सी टैक्स? बेटा टैक्स की बात नहीं, बिल्कुल देते हैं, टैक्स के बाद जो बचा वो तो बाहर जा रहा है, तो भारत से बाहर चाहे 1 रुपया जा रहा हो तो आउटगोइंग हो जाएगी, और बाहर से 1 रुपया बेशक आ रहा हो तो इनकमिंग हो जाएगी। अब जितने छोटे और ब्रीफ नोट्स बनाओगे और जितने दिमाग में ब्रॉड एरियाज को कवर करोगे उतना प्लस पॉइंट आपके लिए रहेगा, ठीक है? और एक चीज स्पेशली ध्यान रखना, डेफिनेशन नहीं लिखनी है आपको, आप सीबीएसई बोर्ड से बाहर आ चुके हो, तो पूरी आपको परिभाषा वहां लिख के आनी है, स्पष्ट करना है, ठीक है? और ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बैठोगे कि भाई कॉपी का पेज भरना है। अभी जो अगला टर्म आ रहा है वो इन्हीं सब चीजों पर है,
हो गया ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक एंड नेशनल। अच्छा, आप लोगों ने ये दो टर्म और सुने होंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमी में बहुत यूज होता है, हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये बहुत सुने होंगे। अंतर पता है, डेफिनेशन पता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट? किसे कहते हैं ग्रोथ? बस ग्रोथ पता है कि ग्रोथ एक नाम शब्द होता है जिसका नाम वृद्धि होता है, विकास करना होता है। डेवलपमेंट का मतलब विकास करना होता है, ग्रोथ वृद्धि होती है, बढ़ रही है। ग्रोथ एक इनकी ग्रोथ, इनका डेवलपमेंट। जैसे पेन है, तो मैं कहूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय पेन, हाउ विल यू डिफाइन द पेन? तो पेन एक आर्टिकल है जिसका प्रयोग हम लिखने के लिए करते हैं। तो पेन हमें एक लिखने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, बेनिफिट दे रहा है। देन व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट एंड ग्रोथ? क्या की वजह से क्या होता है? पहला प्रश्न ये नहीं, पहला प्रश्न है कि क्या है, व्हाट इज दिस, डेवलपमेंट क्या है एंड ग्रोथ क्या है? पर्टिकुलर बंदे के लिए डेवलपमेंट नहीं, पूरी क्लास की ग्रोथ अच्छी है, पूरे देश की ग्रोथ अच्छी है। तो देखिए, अब आज के बाद नहीं होगी तो व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट और ग्रोथ? तो ग्रोथ को, जैसे मेरे पास 10 रुपए है और अगले साल मेरी इनकम जैसे मान लीजिए एक महीने की सैलरी 1000 है, और अब वो अगले साल या अगले महीने इसमें 200 रुपए बढ़ गए, तो ये क्या हो गई? तो ये होगी ग्रोथ। पहली चीज, मेरे पास एक छोटा सा मकान था, अब मेरे पास एक बड़ा मकान है, तो ये होगा डेवलपमेंट। देखिए, अब इकोनॉमी के टर्म में जब क्वांटिटी नंबर बढ़ता है, क्वांटिटी न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ती है, उसको ग्रोथ कहते हैं। क्वांटिटिव डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रोथ, एंड क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, क्वालिटेटिव इंक्रीज ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। आपकी सोसाइटी का डेवलपमेंट चलेगा या ग्रोथ होगी? सड़कें बन गई, पहले कच्ची सड़क थी, पक्की सड़क बन गई, सीवर नहीं थी, सीवर आ गए, तो वो क्या है? आपके पास पहले धोती कुर्ता था, अब यू आर कमिंग फ्रॉम जी स्टॉक, तो आपका क्या हुआ? ग्रोथ या डेवलपमेंट? बट इन जनरल टर्म्स कहेंगे यार इसकी तो ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो ग्रोथ अच्छी हो रही है फाइनेंस की, और उसका हो रहा है डेवलपमेंट। अब आए प्रश्न कि इसकी वजह से ये होगा, बट पहले ये क्या है? इसकी वजह से ये नहीं होगा, और दूसरी चीज, इसकी वजह से ये भी हो सकता है, और इसकी वजह से तो ये होगा ही होगा, इसकी वजह से ये भी हो सकता है। जैसे डेवलपमेंट हो गया, सड़कें बन गई, तो जो अभी मैं आपको और समझाऊंगा, पहले भी वहां एक्सीडेंट हो गया, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब समझ जाएगा, जहां पर क्या मात्रात्मक इंक्रीज हो, क्वांटिटी क्वांटिटेटिव इंक्रीज हो, उसे ग्रोथ कहेंगे। जहां पर गुणात्मक क्वालिटेटिव इंक्रीज हो, उसे डेवलपमेंट। ऑनलाइन जो बैठे हैं सभी को क्लियर है? कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? अब मुझे बताएं, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी या डेवलपमेंट? Then you will say economic growth, not economic
लेकिन बहुत जगह इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूज होता है, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, इकोनॉमी का सोशल डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एकदम। अभी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुई थी 2011, सामाजिक और जाति आधारित जनगणना, सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई थी, सोशियो कास्ट इकोनॉमिक सेंसस 2011 में, तो उसे कहते हैं डेवलपमेंट। अब इसी से जुड़ा एक बहुत अच्छा टर्म है और एक पूरा का पूरा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समावेशी विकास। जब एक देश में देखा गया तो डेवलपमेंट, और जब दुनिया के देशों ने मिलकर देखा कि हम लोग ग्रोथ तो करे जा रहे हैं, उस ग्रोथ से डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम हर महीने बढ़ रही है, बट क्या मैं अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूं, अप टू द स्टैंडर्ड कर रहा हूं या नहीं कर रहा। अगर मैं कर रहा हूं देन डेवलपमेंट, नहीं कर रहा तो आपकी जीडीपी बढ़ रही है और आपके देश में वही भुखमरी, गरीबी, कच्ची सड़कें, नो फैसिलिटी, तो क्या डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा। और वही चीज देखा जाएगा कि जीडीपी तो बढ़ रही है और डेवलपमेंट नहीं हो रहा, देन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हम लोग ऊपर चल रहे हैं। इसका मतलब हम अदर फैक्टर एक्टिव है, भ्रष्टाचार चल रहा है, कुछ और रीजन रहे होंगे, या फिर जरूर नहीं भ्रष्टाचार, मैंने कॉमन टर्म लिया भ्रष्टाचार। यह भी तो हो सकता है कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है और हमारी जीडीपी बढ़ने से जो पैसा मिल रहा है, हम उस पैसे को जो लोन ले रखा है उसको चुकाने में लगा रहे हैं, पुराना कर्ज चल रहा है। तो मेरी सैलरी बढ़ रही है और मेरी ईएमआई भी बढ़ रही है, तो मेरा तो डेवलपमेंट रुक गया ना। मैं क्या करूंगा? खर्च तो करूंगा ही। आप कहोगे भैया आपकी तो सैलरी बढ़ रही है फिर भी आप नहीं खर्च कर रहे, तो मैं आपको कैसे बताऊं? मेरा पीछे से लोन भी तो चल रहा है, इधर से कार लोन, इधर से प्रॉपर्टी लोन, इधर से ये लोन, तो फिर वहां पर अदर फैक्टर काम करेंगे। तो दूसरा, मेरी इच्छा नहीं है, मेरा माइंड ऐसा है कि मेरी इनकम है, मुझे पैसा मुझे बचा के रखने की आदत। मोदी जी ने 2014 में चार्ज लिया, तो आपको पता हो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम शुरू करी 2015 में, मुद्रा फाइनेंस बैंक शुरू करा, स्किल इंडिया मिशन शुरू करा। तो जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम थी उसका पर्पस क्या था कि हमारी देश में, जो हमारा देश क्या है, दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड कंज्यूमशन करने वाला देश है, और हमारी मेंटालिटी क्या है, पैसा आया गोल्ड में डाल दो और गोल्ड उठा कर रख दो। पैसा आया चाहे ब्लैक हो चाहे व्हाइट हो, गोल्ड में लगा दो और उठाकर। अब एक बात, वो गोल्ड रखा है तिजोरी में, उस तिजोरी में रखे हुए गोल्ड से डेवलपमेंट होगा नहीं। अब सारा जीडीपी का पैसा आपकी तिजोरी में जा रहा है, इन फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में। अब आप देखिए, क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है कि हमारा समाज साक्षर नहीं। यही बिजनेसमैन का माइंड होता, तो उसके पास चाहे पैसा होता है गोल्ड, वो तुरंत मार्केट में इन्वेस्ट। तो अब देखिए, मैंने ये गोल्ड का पेन खरीदा और मैं इसको 10 साल अपने पास रखा, 10 साल बाद तक इंतजार करता रहा, इसकी कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी, बढ़ गई, मैंने बेच दिया। 10 साल तक मेरा डेवलपमेंट हुआ? इस गोल्ड का यूज हुआ? नहीं हुआ। 10 साल बाद इसकी मुझे कीमत मिल गई, बस। अब मैं आगे करूं या ना करूं, और मान लो कर भी रहा हूं तो 10 साल बाद हो रहा है ना, बट वो 10 साल का क्या। अगर वो एंटिटी की बात होगी, सिर्फ सिंगल व्यक्ति की बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें क्या देखना है, देश। तो जब देश की बात करेंगे तो देश के लिए हमें, जैसे इन्होंने देखा कि हमारे देश में महिलाओं की ट्रेंड होता है कि गोल्ड डालते ही अपना जेब में, अपना तिजोरी में ना छुपा कर रखें, तो उनको लालच दिया गया। ऐसे लोग, ऐसी महिलाएं, ऐसे परिवार जिनके अंदर ये ट्रेंड चल रहा है कि गोल्ड खरीदो, लॉकअप पड़ा हो, गोल्ड खरीदो, उनको लालच दिया गया। अब देखो, किसी की जेब से पैसा निकालना है या तो दो ही चीज दिखानी पड़ेगी, लालच या डर। आपको जॉब करनी है, उसके पीछे दो चीज है, आप पढ़ रहे हो तो भी दो चीज, पढ़ने के पीछे भी दो कारण है, आपका लालच की नौकरी लगे, और या तो डर, पापा कह रहे हैं हम जाते जा पढ़ जाते। दो चीज है, तीसरी चीज बता दो क्या है, तो आप किसी को दिखाने को पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे। तो हर दुनिया में दो ही फैक्टर, तो लालच और डर। तो लालच दिया गया तो भाई अपना गोल्ड निकाल के दो उधर बैंक में, आपको लोन मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, आपको ब्याज मिलेगा। तो गोल्ड पर ब्याज ज्यादा बढ़ा दिया, तब लोग घर पर रखने से तो कुछ नहीं मिल रहा, अपना कीमत कब बढ़ेगी। तुरंत हम, भाई जो अनपढ़ व्यक्ति भी है, मार्केट में जैसे ही गोल्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, वो तुरंत रिलेट कर लेगा, बैंक में रखेंगे तो इतना पैसा रख दे रहा है, 4 साल में गोल्ड की कीमत इतनी बढ़ेगी, और बैंक वाले बैंक में दे दो अभी, तो
गोल्ड जब घर से निकलेगा बैंक में जाएगा, इंटरेस्ट के लालच में बैंक क्या करेगा, बैंक अपने पास रखते हैं तो उसको मार्केट में डाल देगा। वो गोल्ड आपके घर से 5 साल के लिए बाहर आ गया, मार्केट में घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ग्रोथ करेगा और ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो उसी को ही जब देखा गया, हिसाब लगाया गया, कब 1990 से पहले, जब एलपीजी की पॉलिसीज नहीं आई, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसीज नहीं आई थी, उससे पहले दुनिया के देश एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होते हैं और प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होके इसकी बात करते हैं। कंट्रीज ये तो कर रही हैं लेकिन दुनिया का ये नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि देखो हम लोग अपने ग्रोथ के साथ अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं और इस डेवलपमेंट से हमारे जो रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, वो लगातार बहुत तेजी से नष्ट होते हैं। उन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कि हमारी आज की रिक्वायरमेंट्स भी ना रुके और कल को हमारे आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी सरवाइव ना करे, इन सबको ध्यान में रखते हुए टर्म लाया गया समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तब 1987 में यूनाइटेड नेशंस के थ्रू यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से एक टीम बनी, कमीशन बना, और उन्होंने 1987 में मीटिंग करी और मीटिंग में इस पॉइंट्स पर डिस्कशन किया और इस ऑर्गेनाइजेशन को नाम दिया गया ब्रंटलैंड कमीशन। क्या नाम दिया गया? इस कमीशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर खूब जोर दिया कि भाई हमें अपना समावेशी विकास करना है। समावेशी विकास की फुल फॉर्म है, डेफिनेशन है, आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना कि हम आज ही ना सब कुछ खा लें कि कल को कुछ बचे ही ना। अर्थ ओवरशूट डे याद करते हो, पर्सन करंट पता है? नहीं पता, अभी आगे पता लगेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आज की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कल की रिक्वायरमेंट्स के लिए प्रिपेयर रहना, अपने आप को तैयार रखना, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसी से ही जब ब्रंटलैंड कमीशन ने इसके बारे में कहा, तब से 1990 से इस समावेशी विकास की अवधारणा को चलाया गया और एक ऑर्गेनाइजेशन बना यूएनडीपी। यूएनओ ने एक प्रोग्राम को लॉन्च करा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उस यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इस समावेशी विकास के कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया। पर्टिकुलरली इसको काम दिया गया। जैसे डब्ल्यूएचओ का काम क्या है? हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना। डब्ल्यूटीओ का काम क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना। यूनेस्को का काम क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना। ऐसे ही बनाया गया एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया 1990 में, और उसका काम क्या था? पर्टिकुलरली डेवलपमेंट पर ध्यान देना। कौन से डेवलपमेंट? और मीनवाइल ही पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूबुल हक जो इसी पर काम कर रहे थे, उन्होंने कहा मैं इतने दिन से कह रहा हूं मेरी किसी ने नहीं सुनी, मैं इतने दिन से कह रहा हूं मेरी किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो देखना ही है, हमें एचडीआई पर भी ध्यान देना चाहिए। एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान दोगे तो एचडीआई अपने आप अपग्रेड होगा, और आप एचडीआई पर ध्यान दोगे तो समावेशी विकास अपने आप होगा। क्यों? क्योंकि जब बढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा। एक कॉन्सेप्ट और स्लोगन तब महबूबुल हक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट ने कहा कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर भी ध्यान दे लेना आपको। तब यहाँ से कॉन्सेप्ट निकला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, और ये काम फिर इसको दे दिया गया यूएनडीपी को। तब से ये एक पर्टिकुलरली इंडेक्स निकालता है हर साल।
अब देखते हो ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, एनवायरनमेंट वाला इंडेक्स, सारे इंडेक्स आते हैं, तो इंडेक्स भी बताऊंगा। तो समावेशी विकास से निकल के आया टर्म। और इसी बीच में एक यूरोप के ही एक बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन ने एक आर्टिकल छापा। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, उसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था क्लब ऑफ रोम। इस क्लब ऑफ रोम ने समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को अपनी रिपोर्ट में पब्लिश किया, जो इस मीटिंग में डिस्कस किए गए। इस मीटिंग में जो भी एजेंडा पॉइंट डिस्कस किए गए थे, उस एजेंडा पॉइंट्स को इस ऑर्गेनाइजेशन ने, या इस एक संगठन ने, जो यूरोप का एक संगठन है, इसने अपनी रिपोर्ट में उसको पब्लिश किया। तब जाकर दुनिया को और ज्यादा पता लगा। और पिछले साल का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर उठा लो, प्रीलिम्स का, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों मिलेंगे आपको। उस स्टैंडर्ड तक का मटेरियल आपके पास जा रहा है, एक ही पेपर के अंदर ये दोनों क्वेश्चन मिलेंगे। क्लब ऑफ रोम ने जो रिपोर्ट पब्लिश की, उसके बेसिस पे क्या रिलीज हुआ, और ये मीटिंग कब हुई थी, सॉरी, ये यूएनडीपी ने इसके बारे में सबसे पहले रिलीज कब किया था, 1990 में। तो ये दोनों प्रश्न उसमें आए हुए हैं, और एसएससी के तो सीजीएल पे तो पता नहीं कितनी बार आ चुका। तो क्लब ऑफ रोम नाम का ये एसएससी में नहीं आया अभी तक। हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यूएनडीपी आपसे पूछ लेगा कि एचडीआई को कौन जारी करता है। एचडीआई की कॉन्सेप्ट को सबसे पहले किसने प्रोड्यूस किया, पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक ने। वो मैं सारी चीज जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो अभी मैं सिर्फ आपको डिस्कस कर रहा हूँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको समझ में आ गए, अब तो कंफ्यूज नहीं होगे। जहां पर डेवलपमेंट की बात होगी तो डेवलपमेंट, जहां पर ग्रोथ की बात होगी तो ग्रोथ। टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। उतार लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए भाई, इसकी भी बाइक ये भाई, सभी बच्चे जो ऑनलाइन है, 9 मिनट का ब्रेक है सर। ठीक है, जिसकी बाइक भाई एम्बेसडर की तरफ पड़ा गया रिक्वेस्ट। कैलकुलेट करता है, जैसे कंट्री अपना जीडीपी कैलकुलेट करके भूटान में कहा कि कंट्री जीडीपी का नाम अपना है, तो भारत कब से कर रहा है, तब से नहीं कर रहा है। इंडिया में तो हैप्पीनेस इंडेक्स जैसे जीडीपी वो भूटान अपना हैप्पीनेस इंडेक्स कर रहा है, तो भूटान ने अब शुरू करा होगा कैलकुलेट करना। भाई लंबा ज्यादा इधर को हो गया, गेट है जो अपना जो ऊपर करते हैं उससे उधर को आता है वो भाई। भाई किसी को कोई डाउट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, या अभी तक के इसके डिस्कशन में? यूएनडीपी ने 1990 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को शुरू किया। यूएन ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया या एक प्रोग्राम शुरू करा जिसका नाम था यूएनडीपी, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कब से चल रहा है? 1990 से ही। किसने शुरू करा? यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा।
ये अभी आप परेशान मत हो, अभी सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। टू द टॉपिक, हमारा जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक आएगा तब मैं वहां पर भी सारी चीजें को आपको पॉइंट वाइज लिखवा दूंगा इन शॉर्ट। अभी आप लिख ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी जिसका अभी नहीं लिखा जा रहा बाद में भी लिखवा दूंगा, ठीक है। अब देखिए ये टर्म आप बहुत सुनते होंगे, इन्फ्लेशन, सुनते हैं ना बहुत। फिर मेरा वही प्रश्न, कोई बताएगा व्हाट इज इन्फ्लेशन? जैसे मार्केट में एकदम से मनी का ग्रोथ होता है। ठीक है, और महंगाई, और कोई बताएगा? और कोई? और कोई? मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा आ जाता है, उसकी वैल्यू कम होती है। और कोई? Sustainable growth। चलिए देखिए इन्फ्लेशन का संबंध, जैसा कि आप इन जनरल, जैसा कि कोई महंगाई कह रहा है, कोई कीमतों में वृद्धि कह रहा है, लेकिन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग तो ये सब टर्म्स हैं, ठीक है। लेकिन जब इकोनॉमी के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो महंगाई क्या है? तो महंगाई डिमांड एंड सप्लाई चेन के इफेक्ट होने के कारण जो घटना घटती है, या डिमांड एंड सप्लाई के इफेक्ट होने से जो स्टेज आती है उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। स्टेज इन विच डिमांड एंड सप्लाई सफर्स, उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। कैसे? ध्यान से देखना कि अगर किसी वस्तु की मार्केट में डिमांड बढ़ गई, आप इन जनरल एक समोसे की थैली लगा रहे हैं, छोटा, मैं क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, मैंने देखा कि एक आदमी मेरी सोसाइटी में सबसे पहले समोसे की दुकान लगाई, तो उसने, और उसकी अब तक की जर्नी में बता रहा हूँ, तो उससे आपको पता लगेगा कि क्या हुआ। समोसे की ठेली लगाई, इन स्टार्टिंग में उसने 5 रुपए के एक समोसे का प्राइस रखा, और उसके हार्डली दिन में 100 समोसे जा रहे होते थे। अब अचानक से उसके एक दिन में इतने कस्टमर आ गए, उसकी प्रोडक्शन बढ़ा, मतलब क्या, समोसे की उसने सप्लाई बढ़ाई, सप्लाई बढ़ने से क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही है, जब डिमांड बढ़ी तो उसने सप्लाई बढ़ाई, दूसरी 4 महीने बाद का देखा, भाई रोज रोज तो कोई जाता नहीं है, मैं गया 3-4 महीने बाद, कितने का? 10 रुपए है, 5 रुपए से सीधा 10 रुपए, तो मैं क्या बोलूंगा? यार समोसा तो महंगा हो गया, तो मेरा दिमाग क्या जाएगा? समोसा महंगा हो गया तो इसका मतलब आलू भी महंगा हो गया, मैदा भी महंगा हो गया, तेल भी महंगा हो गया, तभी बेचारे ने 5 के 10 कर दिया। लेकिन क्या, जब हिसाब लगाया मार्केट में जाकर, 4 महीने पहले भी चीनी का, मैदे का वही रेट था, तेल का वही रेट था, भाई मैं एक मान लो रिसर्चर हूँ कि भाई इसने 5 से 10 कैसे कर दिया अचानक से। तो मैं गया मार्केट में, देखा कि मैदे का भी वही रेट है, तेल का भी वही रेट है, सब चीज, आलू भी वही बराबर भाव में बिक रही, बल्कि और कम हो गया है, इसने 5 का 10 कैसे कर दिया? तो मैंने देखा यार इसकी दुकान पे भीड़ तो पहले 4 आदमी थे, अब 400 आदमी खड़े। उसके पीछे रीजन, उसकी वजह से समोसे की कीमत बढ़ गई, उसकी डिमांड बढ़ी, उसने अपना पैसा बढ़ा दिया, तो आपके लिए वो हो गई महंगाई। यार 5 रुपए का समोसा 10 रुपए का, मेरे बताओ जमाना क्या है? इन जनरल यही बोलोगे ना? क्या समझ में आई बात? कीमतें बढ़ना ही महंगाई है। कीमतें बढ़ती क्यों है? अदर फैक्टर कांस्टेंट रहने पर जब डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट होती है और उसकी वजह से कीमतें फ्लक्चुएट होती हैं, उसे
इन्फ्लेशन कहते हैं। सही बात? हमें एक्सपेंडिचर का नहीं हो सकती, एक्सपेंडिचर भी तो हमारी इंक्रीज हुआ है। ना मैं आपको गलत थोड़ी ना बोला, मैंने कहा आपकी बात सबकी बात ठीक है, एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज हुआ, एक्सपेंडिचर तो जनरल सी बात है, कीमतें बढ़ेगी तो आपका खर्च बढ़ेगा। और दूसरी चीज, आप कीमतें बढ़, अब अदर फैक्टर कांस्टेंट है, तब की बात हो रही, अदर फैक्टर मैं एक्टिव कर दूं, अब 5 का समोसा 10 का हो गया, मैं नहीं खा रहा, नहीं खाना भाई तेरा समोसा, रख अपने पास, इंजनल बोलेंगे ना, तो मेरा एक्सपेंडिचर कहाँ बढ़ेगा, यार चल समोसा का है, घर में आलू पाल के खा लेंगे, टेस्ट तो वही है, समझ आ रही बात? मेरा इंटरेस्ट हट गया, 5 से 10 रुपए की कीमत देखती है, तो कहाँ बढ़ा मेरा एक्सपेंडिचर, नहीं बढ़ा मेरा एक्सपेंडिचर। अब वही समोसा 10 का कर दिया, ब्रेड 5 की, चल ब्रेड खा लिया, समोसे से मैंने समोसे से ब्रेड पर इंटरेस्ट लिया, अब मैं अदर फैक्टर को एक्टिव कर रहा हूँ। चाय की कीमत बढ़ते ही कॉफी की डिमांड बढ़ जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बढ़ा होगा ना आपने, क्यों? मैंने अपना इंटरेस्ट चेंज कर लिया, अब मैं अपने इंटरेस्ट को वेरी ना करूं, फिक्स रखो भाई, नमक है तो नमक की जगह तुम रेत तो यूज नहीं कर सकते ना, हल्दी यूज नहीं कर सकते, अब नमक की कीमत चाहे 1 लाख हो जाए, खरीदोगे कुछ? तो उस पॉइंट को कहेंगे वो है आपकी इसेंशियल डे टू डे बेस पे होने वाली गुड्स, और उन्हीं पर आप देखते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। अब पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए, मैं साइकिल चलाऊंगा, बढ़ जाए कितनी पेट्रोल की कीमत, मैं तो डीटीसी की बस में चला जाऊंगा, मेरी सेहत पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। तो अब हाँ, मेरे पैर का चलने का जो टैक्स है, क्या खाना, फूड, अगर वो बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, जिसके आप हैबिचुअल हो चुके हो। आवाज आ रही है सभी को? प्लीज करता हूं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं बात कर रहा था इन्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन का मतलब है कि जब डिमांड और सप्लाई के इफेक्ट होने से कीमतें बढ़ती है, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। और जब वही बात कि डिफ्लेशन, इसका अपोजिट, इसके अपोजिट क्या है, इनके इफेक्ट होने से कीमतें घटती हैं, डिफ्लेशन। बढ़ना इन्फ्लेशन और घटना हिंदी में ये मुद्रास्फीति, तो मुद्रास्फीति। तो ये उतार लो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, डिमांड एंड सप्लाई के इफेक्ट होने से अगर किसी वस्तु की कीमतें बढ़ती है उसे इन्फ्लेशन, और घटती है तो डिफ्लेशन। अब इकोनॉमी की एक बुक निकालो, गूगल सर्च करो और इसकी डेफिनेशन पढ़ो, पढ़ के फ्लाइट बोर्ड में चले जाओगे, आएगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन नहीं ऊपर से नहीं गिर, थोड़ी देर बाद वो ब्लैंक, कि वहां पर टेक्निकल इकोनॉमिकल टर्म होंगे, लेकिन हमें क्या करना है, टेक्निकल इकोनॉमिकल टर्म्स को समझना है सबसे लास्ट में, फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में आपके वही टेक्निकल और इकोनॉमिकल टर्म्स आएंगे, वहां ये नहीं आएगा कि समोसे की कीमत 5 रुपए बढ़ गई तो, और करेंगे बात। तो हमें जब अपने बेस को तैयार कर लेंगे तो उसके ऊपर चाहे पिलर कितना ही भारी खड़ा करो, आपका ग्राउंड तैयार है, मजबूत है, तो आपकी बिल्डिंग नहीं गिरेगी, आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसके अलावा, दो टर्म्स के अलावा आपने ये भी सुना होगा, करेंसी का इवैल्यूएशन एंड डिवैल्यूएशन, सुना है?
मार्केट वैल्यू ऑफ करेंसी। तो मार्केट वैल्यू ऑफ करेंसी इवैल्यूएट कब होती है और डिवैल्यूएट कब होती है? इवैल्यूएट होने से क्या इफेक्ट होते हैं और डिवैल्यूएट होने से क्या इफेक्ट होते हैं, समझा? एक डॉलर आज की डेट में क्या रेट चल रहा है? 75.3। मैं 75 लेके चल, तो 1 USD इक्वल 75 INR। अब ध्यान से देखना कि अमेरिका का अगर एक आदमी भारत में कुछ सामान खरीद रहा है और उसकी कीमत 150 रुपए है, मान लो ये पेन खरीदना चाहता है अमेरिका में और इसकी कीमत 150 रुपए है, तो वो कितने डॉलर पे करेगा? $2 पे करेगा। समझ आ रही है? तो ये $2 में आएगा पेन इस अमेरिकन के लिए। अब मेरे प्रश्न का उत्तर ध्यान से देना, अगर ये कीमत 50 हो जाती है तो अब उसको कितने डॉलर पे करने पड़ेंगे? 2 पेन के लिए, और एक पेन के लिए, सर एक पेन के लिए $10 देने पड़े किसको? तो नुकसान किसका हो रहा है? अमेरिकन का। और फायदा किसका हो रहा है? तो हमारी करेंसी मजबूत हुई या कमजोर? बच्चे क्या कहते हैं, भैया 75 से 50 हो गई, कहाँ मजबूत हो गई? समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो वो नहीं है यहाँ पर ये बात। इंटरनेशनल मार्केट में करेंसी की वैल्यू इस तरीके से देखी जाती है। अब ध्यान से देखो, तो जब कमजोर कब होगी? जब वो 75 की जगह 100 हो जाएगी, तब उसको कितने में मिलेगा पेन? वो $1.5 में मिल जाएगा ना। $1.5 देगा उसी पेन को खरीदने के लिए। अब बच्चे कहेंगे भैया 75 से 100 गए, हमारी करेंसी तो मजबूत हो गई। कहाँ मजबूत हो गई? उस गोरे का तो फायदा हो गया, नुकसान हमारा हो गया ना। हमारे पास उसी पेन के पहले $2 आ रहे थे, अब मेरे पास सिर्फ $1 $1.5 है ना, तो मेरा नुकसान हुआ ना। हमारी करेंसी का नुकसान हुआ, लेकिन हमारी करेंसी। अब आप देखो इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा क्यों होता है? एक देश अपनी वैल्यू को इवैल्यूएट और डिवैल्यूएट कब करते हैं? मैक्सिमम वो डिवैल्यूएट करते हैं, इवैल्यूएट नहीं करते। कोई नहीं चाहता अपनी मार्केट को डाउन करना, सब चाहते हैं अपनी मार्केट को एक्सपेंड करना। हर व्यक्ति या सॉरी हर व्यक्ति का हर देश, व्यक्ति की बात सब उसमें शामिल होगी, हर व्यक्ति या हर देश चाहता है कि उसका मार्केट ब्रॉड हो। अब उस इंस्टीट्यूट में गए, उसकी फीस 40,000, पड़ोसी में आए तो उसको पता है कि बगल में इंस्टीट्यूट है वो 40,000 लेगा, यार तो 35,000 में पड़ जाएगा वही कोर्स। उसके बगल में बैठा है तो 32 दे देना। उसके बगल में सामने बैठा है सब्जी वाला, क्या करता है? वो 20 रुपए किलो बेच रहा है, उसके बगल में 15 रुपए किलो। उसकी मार्केट बढ़ेगी या उसकी बढ़ेगी? उसने उसी आलू की कीमत को डिवैल्यूएट कर दिया। बात तो एक देश, अब चाइना क्या करता है? अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर देता है। डिवैल्यूएट करने से एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। अब गोरे को देखो, गोरे को लालच आ गया यार, पहले 75 रुपए का आता था $1, अब 100 रुपए का, तो गोरा भारत में ज्यादा पेन खरीदेगा ना। तो बाहर वाले लोग ज्यादा यहाँ मार्केट में पैसा लगाएंगे। तो हम लोग जब अपनी मार्केट को, इंटरनेशनल मार्केट को बढ़ाना होता है किसी एक देश के द्वारा, जब एक इंटरनेशनल मार्केट को अपग्रेड करना होता है, तो वो क्या करता है? अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर देता है फॉर ए पीरियड शॉर्ट। जैसे ही आपके कॉन्ट्रैक्ट हुए, लाइसेंस हुए, परमानेंट कस्टमर हुए, थोड़ा सा अपग्रेड कर, एकदम से अपग्रेड करोगे भाग जाएगा। मेरा 5 से 10 का समोसा हुआ, मैं भाग जाऊंगा। तो 5 से 6 करा, 6 से 7 करा, धीरे धीरे आप उस कस्टमर को हैबिचुअलाइज करो। जब वो आपकी चीजों का एडिक्ट हो जाएगा तो वो 5 की जगह 10 की खरीदेगा। और फिर आपने एक चीज देखी होगी कि अगर चाइना की पॉलिसी बता रहा हूँ, ये इंडिया है और ये चाइना। चाइना ने क्या करा? इतनी एरिया पर कब्जा कर दिया, थोड़ी सी अपनी लाइन आगे कर। इंडिया ने कहा चल छोड़ यार, इतना ही तो आया है, 1 सेंटीमीटर तो आया, 1 सेंटीमीटर का धूल से आती उड़ जाती। अगले फिर 1 सेंटीमीटर आ गया। 1 सेंटीमीटर करके बढ़ाने से किसी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपके अकाउंट से, इन जनरल आपके अकाउंट से 0.25 रुपीज रिडक्शन हो जाए तो आप उसको इग्नोर कर दो यार, 0.25 रुपये क्या होता है?
लेकिन वही 25,000 उड़ जाए तो मेरे साथ तो हो गया, तो स्कैम हो गया, मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया, मेरे साथ वो हो गई, तुरंत कंप्लेंट लिखाने जाओगे ना। अभी देखो 0.25 करके अगर 1 करोड़ लोगों के खाते से 0.25 निकल जाए, मोटी अमाउंट हो गई ना, हो गई नहीं हुई? हो गई। उसी पर एक मूवी आई थी ना, कमांडो 3, पैसा स्कैम करते हैं, बिल्कुल तो दूसरा है। कमांडो 3 में या 2 में दिखाया है कि वो पैसा स्कैम करके किसानों का पैसा, तो 0.25 जो बच जाते हैं, मर जाते हैं, उनके बैंक में से किसी के 15 रुपए पड़े, किसी के 10 रुपए, वो सब हैक करके एक अकाउंट में ट्रांसफर कर ले, और वो हो जाते हैं 20-30 हजार करोड़। अब 131 करोड़ की आबादी में से 100 करोड़ का अगर 1 रुपया निकाल दिया तो कितना होगा? 1 रुपया जाएगा किसी का, कोई नुकसान है नहीं है ना। लेकिन वही अगर 10 रुपए जाएंगे तो एक बार को प्रेशर है, 10 रुपए कहाँ चले गए? ऐसे ही क्या होता है मार्केट में, ये है ह्यूमन टेंडेंसी, और मार्केट भी ह्यूमन टेंडेंसी पर ही चलती है। अगर आप कीमत को 5 से 6 करोगे ना, तो आप इतना इफेक्ट नहीं देखोगे कस्टमर के एक्सप्रेशन में, लेकिन जैसे ही आपने 5 से सीधे 10 कर दिया तो ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। जिसकी जेब भारी है उस पर भी, और जिसकी जेब हल्की है उस पर भी। हल्की वाला कम कीमत बढ़ने पर वो सोचेगा चल 1 रुपया तो बढ़ा है, कर लूंगा यार एडजस्ट। भारी वाले को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जो रिच है, एमिनेंट है, जो कैपेबल है, बस करेंगे बात। तो मार्केट चलता है इन सब टर्म्स एंड आइडियोलॉजीज पर। तो इवैल्यूएशन एंड डिवैल्यूएशन समझ में आया आपको कि हमारे इवैल्यूएशन ऑफ करेंसी और डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, अगर रुपए $1 के बराबर में ज्यादा जा रहा है तो हमारी करेंसी कमजोर हो रही है, वीक हो रही है। और वीक होने से दो चीजें होती हैं, एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाते, हमारी करेंसी जैसे ही डिवैल्यूएट हुई तो बाहर की कंट्रीज हमारे यहाँ पर पैसा चीजों में, गुड्स एंड सर्विसेज में ज्यादा लगाना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। और कई बार देशों को ये स्टेप उठाना पड़ता है, कब? जब कोई देश टीडी पर जाता है, टीडी मतलब ट्रेड डेफिसिट। मैंने बाहर से 100 रुपए का सामान खरीदा और 50 रुपए का बेचा, तो 50 रुपए मेरे ऊपर हो गए ना, तो मैं घाटे में चल रहा हूँ ना, तो मैं क्या हूँ? ट्रेड डेफिसिट में हूँ। तो मुझे ट्रेड डेफिसिट मतलब मैं उसको लालच दूं कि वो भी 50 का खरीदे और या 100 का खरीदे, बैलेंस हो जाएगा, तब बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। और जैसे ही मेरा तराजू का पलटा ऊपर गया तो मैं क्या है? ट्रेड बेनिफिट चल रहा है मेरा, तो सामने वाली कंट्री ट्रेड डेफिसिट में चली गई। मत करेंगे तो हर देश इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल मार्केट्स को इस प्रकार से रेगुलेट करता है। और ये सब क्या है? इवैल्यूएशन, डेवैल्यूएशन, ये स्टेप्स हैं, और हमारे लिए ब्रह्मास्त्र है। क्योंकि नहीं पता होते तो हमें तो पता नहीं क्या है। जैसे एक बच्चे वो जो पूछा, भाई 75 रुपए से 100 रुपए हो गए, सर मेरी करेंसी तो मजबूत हो गई, लेकिन कहाँ मजबूती भाई? नुकसान में जा रहे हैं। मजबूत तब होगी जब कम होगी। अब उस गोरे को अब बताओ 50 कर दिया मैंने, 75 से 50 हो गई, तो बच्चे कहेंगे वीक हो गई। वीक नहीं हुई, ये स्ट्रांग हुई है, स्ट्रांग हुई है। $1 में उसको 50 रुपए का ही सामान मिलेगा, तो उसके लिए वो तो $3 देगा, पहले $2 दे रहा था, $3 देगा। तो लिख लो डिवैल्यूएशन और इवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का। मेजर किसके बेस पे करते हैं? मेजर किसके बेस पे करते हैं कि हमारी सॉरी होगी? भाई करेंसी की वैल्यू कैसे मेजर करते हैं? इकोनॉमी के बेस पे करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं है। मार्केट कंडीशन नहीं है। एक बात बताओ, हमारे यहाँ 100 का नोट, हम 100 के नोट को 100 के नोट ही क्यों कहते हैं? वैल्यू 100 है। अब ऐसे ही अमेरिका में $1, उसको $1 बोलते हैं। अब उसको रिलेट किया जाता है दुनिया भर की करेंसी से, ठीक है ना? तो अब रिलेट करा, जैसे मेरे यहाँ पर एक 100 के नोट में 100 रुपए का सामान खरीद सकते हो, ठीक है? अब जैसे अब चले जाओगे 1 दिनार, दिनार में चले गए, तो 1 दिनार में कितनी वैल्यू है वो उस देश की सरकार ने फिक्स करा। जैसे हमारे यहाँ 100 के नोट में 100 ही रुपए का सामान ले सकते हो ना। अब कह दो कोई हमारी गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर दिया कि 100 रुपए बराबर 1 लाख हो गए, यानी 100 रुपए में आप 5 पेन खरीद सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए में आप 5 पेन खरीद सकते हो। लेकिन ये जब दिनार में जाओगे तो वो दिनार ने अपनी सरकार ने इतनी फिक्स कर रखी है कि 100 रुपए में आप 10 पेन खरीद सकते हो। यूएस डॉलर में जाओगे तो अब हमारे जो प्रोडक्ट है, क्योंकि पहले क्या चलता था, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी ना,
गुड्स एक्सचेंज बार्टर सिस्टम बोलते हैं जिसको। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था भाई, सामान चावल और दाल एक्सचेंज करी, लेकिन अब गेहूं जो दे रहा है और जिससे चावल ले रहा है, तो चावल वाला कहेगा मेरी कीमत, तो उस टाइम पे बार्टर, आज की डेट में अगर मैं बार्टर सिस्टम कर रहा हूं तो चावल बेचने वाला कहेगा भाई गेहूं तो 20 रुपए किलो, चावल 100 रुपए किलो, तो मैं कैसे तुझे 1 किलो चावल के बदले 1 किलो गेहूं दे दूं? बैलेंस करोगे ना उसी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही यूएस डॉलर काम करता है। वो ट्रेंडेड करेंसीज हैं, यूएस डॉलर, आपकी येन, आपकी पाउंड, स्टर्लिंग, यूरो, ठीक है, ये युआन, ये सब है जो, ये सब स्टैंडर्ड है, तो उनको देश से रिलेट कर लेते हैं अपने वाली करेंसी। ऐसा कोई फिक्स नॉर्म नहीं है। क्लियर है? इवैल्यूएशन एंड डिवैल्यूएशन। किसी को कोई डाउट इधर ऑनलाइन? हरीश, मदन, ईशा, नवीन, अच्छा अभी हमने बात की थी डिमांड एंड सप्लाई की। व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई की टर्म, व्हाट इज सप्लाई एज पर इकोनॉमिक टर्म्स, नॉट लोकल, नॉट बेसिक, नॉट यूजुअल टर्म्स। एनीवन? जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है और बाकी सारे इसमें बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट होते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है, तो कंज्यूमर कंज्यूम करता है एग्जैक्टली, कंज्यूमर कंज्यूम करता है उसे, और बाकी इसमें बाकी सारे फैक्टर हमारे कांस्टेंट होते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? डिमांड है सप्लाई। डिमांड, अगर डिमांड करा तो डिमांड, अगर प्रोडक्शन करा तो सप्लाई होता है। और कोई इधर ऑनलाइन किसी को पता है व्हाट इज डिमांड, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड एंड सप्लाई? कोई नहीं है? According to the needs of consumer, the production of goods and services made by the producers is known as supply. चलो पहले मुझे बताओ इसके बारे में पता है व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट? अब देखो ऐसी ये वो टर्म्स हैं कि अगर जनरली किसी से पूछ लो ना तो वो पॉज हो जाएगा, यार ये क्या, इसका क्या मतलब, ये तो मैंने कभी सोचा ही समझ पाएगा। फिर ये हमारा जो होता है जहाँ पर हमारा फाइनेंशियल इंटरेस्ट लाया जाता है, और फिर डिमांड एंड सप्लाई, और when demand and supply meet each other, it's a contact point में मिलता है specific section। ठीक है, और बस तो देखिए अब सिंपल सी बात, मार्केट एक प्लेस होता है, पहली चीज एक प्लेटफॉर्म जहां पर सेलर हो, दूसरी चीज, इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर टाइम पर इंटरसेक्शन, उस स्थान को मार्केट कहते हैं। अब मैं डिफाइन करूं, मार्केट इज अ प्लेस वेयर where on a particular time a customer demands of a good and a seller supplies the same good। एक ऐसा स्थान जिस पर एक निश्चित समय पर एक वस्तु की मांग की गई हो और उसकी सप्लाई की गई, उसे मार्केट। अगर वो तो जब मार्केट की बात करेंगे इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट्स पर, तो एक ऐसा स्थान जहां पर बहुत सारे सेलर हो और बहुत सारे बायर हो और वो एक निश्चित समय पर चीजों को खरीदने और बेचने के लिए तैयार हो, उसे बाजार कहते हैं। अगर सेल एंड परचेज नहीं हो रही है एक फिक्स टाइम पर, तो मार्केट नहीं है एट एनी कॉस्ट। तो मार्केट की एग्जैक्ट डेफिनेशन है, पहला तो एक प्लेटफॉर्म हो, एक स्थान, और वहां पर सेलर और बायर हो सेल एंड परचेज करने के एक फिक्स टाइम पर। आपने रात को 12 बजे भी शॉपिंग करी ऑनलाइन, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गए ना, Amazon.com। तो Amazon.com इज अ प्लेटफॉर्म
in which a seller is available and you are available to buy a product. You paid the money and in your account the product will credit. और 4 दिन बाद आपके घर आ जाएगा. तो जो कहते हैं भैया डिलीवरी हुई घर पे, मैं तो नहीं गया, तो भैया डिलीवरी इज ए फैसिलिटी. अगर वो कहता है कि भाई यहीं आकर ले जाओ, आना पड़ेगा ना. तब सेलर इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू यू. तो वो अलग कॉन्सेप्ट. बट प्लेटफॉर्म क्या है? इंटरनेट. इंटरनेट पर आपने उसको खरीदा, एक टाइम पर खरीदा ना, एक निश्चित टाइम पर वो आपको बेचने को तैयार हुआ, आपने खरीदा. एक प्लेस वेयर ए सेल एंड परचेज वर मेड एट अ फिक्स्ड टाइम, दैट्स कॉल्ड मार्केट. इन इकोनॉमिक टर्म्स. वैसे आप बाजार किसे को देखो, बट इकोनॉमी के अकॉर्डिंग आप इन 3 चीजों को रखोगे कि एक स्थान हो, एक पर्टिकुलर टाइम हो एंड सेल एंड परचेज हो, देन द मार्केट विल बी एप्लीकेबल. अब आते हैं डिमांड एंड सप्लाई पर. कि इसी से जुड़ा हुआ टर्म है डिमांड एंड सप्लाई. ध्यान देखिए, मार्केट लगा हुआ, मैं गया, घूमा, देखा फिरा, ये अच्छा है नहीं है, अच्छा है, सब देख के चला. पहली चीज. तो उसी मैं गया, मैंने कहा कि भाई ये पेन मुझे चाहिए. जब मैंने कहा कि मुझे पेन चाहिए और मैंने उसकी कीमत दी, तो वो क्या कहलाएगी? डिमांड. जब एक पर्टिकुलर स्थान पर यानी किसी मार्केट में कोई एक व्यक्ति किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए रेडी होता है, अगर रेडी नहीं है तो इट विल नॉट डिमांड. मैंने देखा, बातचीत करी, उसका फीचर देखा और चला गया, इट इज नॉट ए डिमांड. अगर मैं तैयार हूं उसको खरीदने के लिए और उसको मैं खरीद रहा हूं, तो वो डिमांड है. और इसके वाइस वर्सा वो सप्लाई है. अगर मैं खरीदने को तो तैयार हूं लेकिन वो बेचने को तैयार नहीं है, तो वो सप्लाई नहीं है. एक निश्चित समय पर, एक निश्चित स्थान पर एक कंज्यूमर इज रेडी टू बाय ए गुड एंड सेलर इज आल्सो रेडी टू सेल ए गुड. जब बायर ने उसकी डिमांड करी, मांग करी और रेडी हो गया, तो वो है डिमांड. और सप्लायर उसको देने के लिए तैयार हो गया, वो है सप्लाई. उसके लिए भी क्या है? एक फिक्स टाइम है, एक पर्टिकुलर प्लेस है. भाई आपकी डिमांड है, Amazon.com पे गए, आपकी डिमांड है, आपने प्रोडक्ट को शॉर्ट लिस्ट करा, जैसे ही बाय नाउ करने के लिए करें, नॉट अवेलेबल, not in supply, not in stock, the buyer is not ready, seller is not ready to supply the. तो वो क्या डिमांड हुई? नहीं हुई. क्या वो सप्लाई हुई? नहीं हुई. डिमांड हुई आपकी तरफ से, लेकिन उसकी तरफ से सप्लाई नहीं हुई. तो आपकी डिमांड है. जब उसको परिभाषित करोगे, आप तैयार हो ना खरीदने के लिए, तो जब डिमांड की डेफिनेशन दोगे, तो एक पर्टिकुलर स्थान पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर आप किसी चीज को खरीदने के लिए तैयार हो, वो डिमांड है. और अगर सामने वाला बेचने के लिए तैयार है, तो वो सप्लाई है. तो एग्जैक्ट पॉइंट समझ में आ गया. तो डिमांड क्या है? किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर, मार्केट में कोई व्यक्ति, कंज्यूमर, कंपनी, एंटिटी, देश, कुछ भी लगा लो, इज रेडी टू बाय एन ऑब्जेक्ट, दैट इज डिमांड. एंड सेलर इज रेडी टू सेल दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, दैट इज सप्लाई. अब जिसको समझ में नहीं आया, जिसके डाउट है, वो पूछिए. एनसीईआरटी उठाओ, एग्जैक्ट जो वर्डिंग है यही मिलेगी. एनसीईआरटी बिल्कुल सेम यही है. अब अपनी टर्म्स में, अपनी लैंग्वेज में आप इसको कैसे भी लिख सकते हो. अगर आप समझ में हो, आप उसको अपनी तरफ से कैसे भी लिख लो. डिमांड क्या है? भाई मैं रेडी हूं इस पेन को इस टाइम पर 10 बजे खरीदने के लिए, तो इट इज डिमांड. ठीक है. अब सामने वाला या कोई सेलर रेडी है उसको उसी समय पर एक फिक्स टाइम पर बेचने के लिए, दैट इज सप्लाई. ठीक है सर. आर यू गेटिंग पॉइंट माय पॉइंट? अच्छा, हिंदी और इंग्लिश का कोई इशू तो नहीं है ना? टर्म्स क्लियर हो रहे हैं ना? देखो, मैं उतनी ही हिंदी दूंगा जितनी डाइजेस्ट हो जाए, और उतनी ही इंग्लिश दूंगा कि वो भी डाइजेस्ट हो जाए.
तो जो कुछ टर्म्स हैं वो हिंदी में ही क्लियर होते हैं और कुछ टर्म्स हैं जो इंग्लिश में क्लियर होते हैं। ये नहीं कि मैं पूरी क्लास इंग्लिश में रन कर दूंगा और ये नहीं कि मैं पूरी क्लास हिंदी में ही रन करूँ। और इकोनॉमिक का ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें मैक्सिमम ऐसे टर्म्स हैं तो इंग्लिश में ही समझ में आएंगे, हिंदी में तो मजे से समझती है ना, लेकिन जब उसको बोला मैक्रो तो समझ में आ गया। अब समष्टि और मैक्रो, मैक्रो का मतलब भी नहीं पता, लेकिन समष्टि का मतलब समस्त, सारा का सारा, सारी दुनिया, मुझे डॉन के नाम से जानती है ना, तो उसी तरीके से सारी दुनिया आपकी मैक्रो आ जाएगी, क्लियर ना। और सिंगल माइक्रो। तो अब डिमांड, सप्लाई एंड मार्केट से आप परिचित हैं। मार्केट एक ऐसा स्थान, डिमांड उस मार्केट में की गई और उस व्यक्ति के द्वारा उसकी शो किया गया इंटरेस्ट, और सप्लाई सेलर के द्वारा शो किया गया इंटरेस्ट फॉर द सेल, क्लियर है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पता है आपको? प्रोडक्शन के फैक्टर कौन कौन से? हाँ वही ऐसी वाले ही। क्या है फैक्टर? हाँ बोल बोल। कैपिटल, इसके चार फैक्टर हैं, कितने? भूमि मतलब लैंड, श्रम, श्रम मतलब लेबर, पूंजी मतलब कैपिटल, और उद्यमी एंटरप्रेन्योर। ये चार फैक्टर हैं प्रोडक्शन के, तो लिख लो। अब भूमि से क्या प्रोडक्शन हो रहा है? तो भूमि से क्या मिलेगा? लैंड से हमें क्या मिलेगा? भूमि से हमें मिलेगा लगान। कितना? 2 गुना लगान देंगे, नहीं सुना? 10 गुना लगान। तो भूमि से क्या मिलेगा? है ना, 2 गुना लगान लेंगे। तो लगान किसका लेंगे? लैंड का ही तो लेंगे ना। तो भूमि से किस चीज का प्रोडक्शन होगा? प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, रोड टैक्स। तो भूमि से क्या मिलता है? लगान। हो रहा है प्रोडक्शन। जीडीपी में फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा ना। लेबर से क्या मिलेगा? वेजेस, यानी भत्ता। डेली बेसिस पे भाड़ा लेते हो ना, तो मजदूर आता है, मजदूरी, इसको मजदूरी बोलते हैं, वेजेस आपकी। कैपिटल से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट और प्रॉफिट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। और इन्वेस्टमेंट एक्चुअली नेट पड़ेगा इसमें क्या? कैपिटल से क्या मिलेगा? इन्वेस्टमेंट, निवेश। इससे क्या मिलेगा? इससे क्या मिलेगा? एंटरप्रेन्योर से। एंटरप्रेन्योर, उद्यमी, उद्यमी, यस। क्या मिलेगा इससे? अच्छा, एंटरप्रेन्योर मैं बन गया, मैं क्या करूंगा?
मान लो आपने फैक्ट्री लगाई, क्या करोगे? प्रोडक्शन करोगे, जॉब्स प्रोवाइड करोगे, क्या होगा? सर्विसेज एंड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। और मैंने फैक्ट्री लगाई, आई एम एंटरप्रेन्योर, मैं क्या दूंगा? प्रोडक्ट करूंगा किसी चीज को, उसके लिए मैं क्या करूंगा? लेबर लाऊंगा, प्रोड्यूस करो भाई, सर्विसेज हो गई, वहां पर जॉब हो जाएंगी, स्किल होगी, सारी चीज होंगी ना। तो हमारे ये 4 फैक्टर हैं, इनके आधार पर भी नेशनल इनकम पढ़ोगे तो ये 4 फैक्टर आएंगे, इसलिए मैं एडवांस बता रहा हूँ आपको 4 फैक्टर से हमें क्या क्या चीजें कहाँ से क्या क्या मिल सकती है। तो ऑल ऑफ यू शुड नो अबाउट 4 फैक्टर्स, ठीक है? कर लिए नोट सभी ने? बताओ इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्टर हैं? प्राइमरी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। अच्छा, एंड एनीवन? प्राइवेट, पब्लिक एंड टर्शियरी। और प्राइमरी सेक्टर, जमीन से सबसे पहले फसल होगी, अनाज उत्पादित हुआ, खेती, बकरी ने, गाय ने दूध दिया, तो बकरी, गाय, अब इसके अंदर क्या है आपका? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड ऑल कल्चर्स, लिखे ना ऑल कल्चर्स। मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, कुछ भी पालन, समझ में आ गई ना मतलब? तो ये क्या है? ऑल दिस सेक्टर्स आर प्राइमरी सेक्टर, ठीक है? अब ध्यान से नंबर है सेकेंडरी सेक्टर। अब यहां से आपको मिला अनाज, प्राइमरी सेक्टर से मिला गेहूं, प्राइमरी सेक्टर से भाई खेती से गेहूं मिला, ठीक है? अच्छा, फिर इधर से मुर्गी मिल गई। अब केएफसी सुना है ना, केएफसी चिकन, तो उसमें बढ़िया सा लेग पीस आता है ना, 100 ग्राम में तैयार हो गया, तो उसको मैन्युफैक्चर किया, प्रोसेस किया ना, उसके लिए क्या चाहिए? प्रॉपर मशीनरी चाहिए। गेहूं से आप पार्ले जी का बिस्किट खाते हैं, ऑल काइंड ऑफ मील्स, जो पैक्ड मील आता है जो गेहूं से बना है, उसको बनाने के लिए मशीनरी चाहिए, वो क्या? सेकेंडरी सेक्टर। इसमें क्या आ गया? इंडस्ट्रीज, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग। कौन सा सेक्टर? सेकेंडरी। गेहूं को मशीनों ने अपना काम किया और उसको प्रिपेयर कर दिया पर्टिकुलरली एक प्रोड्यूस के लिए, ठीक है? अच्छा, अब एक बात, इस बिस्किट बनाने वाले ने मशीन लगाई और बिस्किट बना दिया गेहूं से, क्या वो बिस्किट गली गली बेचने जाएगा? नहीं जाएगा। उसके लिए बेचने वाला होगा जो आपको क्या देगा? सर्विस। तो तीसरा सेक्टर जिसको टर्शियरी बोलते हैं, उसमें क्या है? सर्विसेज। अब इसमें जरूर नहीं है कि खाने पीने का ही सर्विसेज, ये तो मैंने एक जनरल एग्जांपल लिया, जैसे बैंकिंग, व्हाट इज दिस बैंकिंग, फॉर द टाइम बीइंग मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। टीचिंग इज आल्सो ए सर्विस। ट्रांसपोर्ट,
और कुछ भी जो भी बच रहा है आपको सब लगा लो सर्विस। समझ आई बात? अब उसके अलावा जो फोर्थ सेक्टर है, ये नया सेक्टर अभी जनरेट हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर। चौथा सेक्टर अभी जनरेट हुआ है 21वीं सेंचुरी के अकॉर्डिंग। अभी तक के 3 सेक्टर चल रहे हैं, इकोनॉमी के 3 ग्रास रूट सेक्टर्स ये यही है, लेकिन चौथा ये आया है एडवांस सेक्टर, जिसे एआई सेक्टर बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सेक्टर। एलेक्सा गाना चला, व्हाट इज दिस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लाइट जल जाए, आपने चुटकी बजाई, लाइट जल जाए, व्हाट इज दिस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चिट्टी, छत पे चढ़ जाओ, व्हाट इज दिस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दिस इज न्यू जनरेटेड सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब इसके अंदर ये तीनों चीज आ जाएंगी। एक रोबोट खाना भी बना रहा है, एक रोबोट खेत में मशीन से फसलों को भी काट रहा है। भाई एडवांस मशीनें आ गई है ना, जो फसलों को काट के प्रोसेस करके गेहूं के दाने अलग निकालकर बोरी में पैक करके आपके घरों तक पहुंचा रही। भाई खेतों में बड़ी बड़ी मशीनरीज लगी है ना। पहले किसान क्या करता है, फसलों को काटता है, काट कर फिर उसमें से झाड़ झाड़ कर गेहूं के दाने निकालता है, फिर उनको क्या करेगा, पैक करेगा, मंडी में ले जाएगा। अब क्या है, एक मशीन लगा दी, उसने कटिंग भी कर दी, उससे वेस्ट अलग निकाल दिया, गेहूं के दाने अलग निकाल दिए, और नीचे पॉलिथीन या कट्टे लगे हुए उसमें पैक होती चली गई, आपको सीधे पैक हुआ पैकेट मिला। क्या है, इंडस्ट्रीज में क्या है, आपने एक जगह सेटअप डाला तो आपको एक ही काम करके देगा। मशीन एक टाइम पे एक ही काम करेगी, और मशीन होती है एक ही चीज की अलग अलग, और 10 चीजों को अगर एक साथ जोड़ दोगे तो वो क्या है, एक ही मशीन अलग अलग काम एक ही टाइम पर कर रही है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो 3 सेक्टर हम पढ़ेंगे इकोनॉमी में, और ये चला जाएगा आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ये चला जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन हमें अपने इकोनॉमी से रिलेट करते हुए चलना है। स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन चल रहा है ना, उसमें क्या है, स्किल्स प्रोड्यूस करो, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया क्या है, नई नई टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करो। तो इकोनॉमी को ही तो हमें ग्रोथ देनी है, इकोनॉमी का ही तो डेवलपमेंट करना है। तो व्हाट इज दैट, हम इस सेक्टर को इनके साथ रिलेट करते हुए चलेंगे, अदरवाइज दैट सेक्टर इज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रोबोटिक्स। चारों सेक्टर क्लियर है? अब देखिए, इसी में आपकी बैंकिंग आ गई, तो सर्विसेज हो गए। अब आप एक काम कीजिए, हमें क्लास में कौन कौन से, ये सारी आइडियोलॉजी क्लियर है, ये बेसिक टर्म्स है, और भी आते रहेंगे सारे। अब जैसे एक और है जो मैं बता दूं फिर, व्हाट इज करेंसी? What is currency? How will you define the currency? In short, she is right. Medium of exchange. What kind of exchange? Goods and services. ऐसी कोई भी चीज जो एक्सचेंज का माध्यम है, इसके गुड्स एंड सर्विसेज के, दैट इज कॉल्ड करेंसी और मनी। अब अगर मैं ये मार्कर दिख रहा है, अगर एक देश की सरकार या कोई, अब देखिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो ऑब्जेक्ट को लीगल होना चाहिए, उसके पीछे वो तो अदर फैक्टर्स में आ जाएगा, बट डेफिनेशन क्या है, कोई भी ऐसी चीज जो मीडियम हो एक्सचेंज का, वो करेंसी कहलाएगी। जैसे मान लो मैंने एक डील करी, छोटा सा, देखो आपने मूवीज में देखा होगा, ये नोट है या कागज है, ऐसे टुकड़ा फाड़ दिया, इसको वहां दे देना, 2 करोड़ मिल जाएंगे, देखा है ना।
नंबर देखते हैं ना, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर जोड़ दो। अब मान लो मैं इस पेन के ढक्कन अलग कर दूं और ये बोल दो हमारे बीच में डील हो, मुझे ढक्कन जाके वहां दे देना, आपको खाने को खाना मिल जाएगा। तो आपने ढक्कन दिया, आपको आपको मिल गया खाने खाना, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ। अभी क्या है, ये दो लोगों के बीच में आपसी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इट इज नॉट लीगल। अब तो ये दुकान पर जाके दोगे तो नहीं जाएगा, चाटे मार के भगा देगा। वो उन दोनों के बीच में एक लीगल एग्रीमेंट हुआ, किसके, दो व्यक्तियों। तो ऐसे ही अगर सरकार इसको अलाउ कर दे कि भाई इसको दुकान पर देने से आपको 2 रोटी मिलेगी, एक थम्स अप मिलेगा, तो ये हो जाएगा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और ये क्या कहलाएगी, करेंसी। इज इट क्लियर? इन शॉर्ट, करेंसी एंड मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब उसमें गुड्स एंड सर्विसेज ले लो, ठीक है। और अदर फैक्टर्स में फिर आ जाएंगे, लीगल मीडियम होना चाहिए, इलीगल नहीं, लीगल मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड करेंसी। हो जाए नहीं, ऐसा आ गया। अगर मैं इस बॉटल को या गवर्नमेंट इस बॉटल को मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर दे, तो भाई बॉटल जाकर वहां दोगे तो पार्ले जी का बिस्कुट मिलेगा, तो इट विल आल्सो कॉल्ड करेंसी इन अ पर्टिकुलर नेशन। पहले क्या होता था, आपने देखा था, पहले देखोगे तो अभी जब हम करेंसी वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो पहले चला करती थी हुंडी। हुंडी, अब हुंडी क्या होती थी, एक गांव दूसरे गांव के साथ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर लेता था, ये पत्थर का छोटा टुकड़ा लिया, वहां जाके दे दोगे तो इसको ये 1 किलो चावल मिल जाएंगे, 1 किलो अनाज मिल जाएगा। तो क्या है, वो पत्थर का टुकड़ा लेता, पर्टिकुलर शेप में पर्टिकुलर टाइप का है, जैसे मान लो आपने उस वो देखिए सीप, देखे ना सीप, ऐसे छोटी सी शंख टाइप में होती है, ऐसी है ना, मोती होता है जिसके अंदर, तो वो सीप, अब मान लो उस टाइम पे उससे खेलते भी है, जैसे कौड़ी भी बोलते हैं, छोटी कौड़ियां। तो पहले क्या होता था, उन कौड़ियों से व्यापार होता था, 5 कौड़ी दे दो, 1 किलो चावल ले जाओ। वो क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अब वो 2 गांवों के बीच हो सकता है, 5 गांवों के बीच हो सकता है, 10 गांवों के बीच हो सकता है। तो उनको उस टाइम पर वो पहले चलते थे रिटर्न में, छोटे छोटे जैसे आज के पेपर चल रहे हैं ना, उस टाइम पर पत्थरों पर लिख कर वो चलते थे, सिक्के टाइप में, तो पत्थरों के स्टोन वाले चलते थे, उनको हुंडीज बोला जाता था। तो हमारी करेंसी के आने से पहले जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था वो था हुंडीज, सबसे पुराना, ओल्डेस्ट एक्सचेंज ऑफ मीडियम, लीगल ऑफ एक्सचेंज ऑफ मीडियम वाज हुंडीज, और उससे पहले बार्टर सिस्टम चलता था। तो अब लीगल में नहीं आता, बार्टर सिस्टम में करेंसी कहाँ है, करेंसी नाम की चीज तब आएगी तभी तो वो लीगल मीडियम होगा। तो करेंसी, अगर आप एक देश की या एक गांव दूसरे गांव से पत्थर, एक पर्टिकुलर संगमरमर का पत्थर का एक टुकड़ा, भैया एक टुकड़ा हमारे गांव में दोगे तो 1 किलो चावल मिल जाएगा, अब वो चावल लेके उस गांव में दे देगा, उस गांव से उस गांव में, उन दोनों के बीच में एक्सचेंज चलता रहेगा। क्या है, लीगल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ना। अब गोल्ड क्या है, गोल्ड भी तो लीगल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, अगर इसकी वैल्यू नल एंड वॉइड कर दे तो नहीं है, कोई नहीं मांगेगा इसको, मेटल रह जाएगा, सिर्फ मेटल रह जाएगा। समझ आ रही बात? तो करेंसी क्या है, लीगल मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब करेंसी बहुत टाइप की होती है, जब बैंकिंग और वो पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा कि गर्म मुद्रा क्या होती है, ठंडी मुद्रा क्या होती है, हॉट, सुना है नहीं सुना, हॉट कोल्ड, प्लास्टिक करेंसी सुना, ये तो सुना होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फिर डिजिटल करेंसी, यूपी, तो ये सब करेंसी, ऑल काइंड ऑफ करेंसीज आएंगी, उसमें हुंडीज भी आएंगी, उस टाइम पे आपको सब समझा दूंगा ये करेंसीज क्या होती है। अभी व्हाट इज करेंसी इन द फर्स्ट इंस्टेंस, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। दिमाग में गया कॉमन सी चीजें, तो बेसिक कॉमन चीजें थी वो सारे क्लियर हो गए ना, बाकी और जो आएंगी वो टॉपिक से बीच में क्लियर करता चलूंगा। अब हम वो टॉपिक से लिख लेते हैं जो हमें करते हैं सीक्वेंस वाइज, ठीक है। तो टॉपिक लिख लो और फिर हम क्लास टू क्लास अपना करते चलेंगे। नंबर 8 हमारे जो मेन टॉपिक्स है, नेशनल इनकम,
डिमांड एंड सप्लाई, मनी एंड बैंकिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ मार्केट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कहाँ पर क्या लिखा है? ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, national income, demand and supply, money and banking, types of market, types of economy, balance of payment and export and import, inflation, deflation, taxation and other related theories and terms, important terms of economy, international market of and policies and international organizations. जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है, यूएनसीटीएडी क्या काम करता है ना, आईएमएफ क्या काम करता है, उसकी वर्ल्ड बैंक क्या काम करता है, उसकी क्या थ्योरीज हैं, उसकी क्या पॉलिसीज हैं, तो लाइक दिस हम ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे यहाँ पे। और इनके अलावा जितने भी इनके यानी क्रक्स हैं वो सब इन्हीं टॉपिक्स के अंदर आ जाएंगे। सबसे मेन टॉपिक है यहाँ पर इंटरनेशनल इनकम की थ्योरीज, इतने कॉन्सेप्ट। दूसरा, उसके बाद मनी एंड बैंकिंग, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनसे आएंगे आपको। तीसरा, ये दोनों एक साथ रह चलेंगे, ये दोनों टॉपिक्स आपके सर, मार्केट और डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई मार्केट से ही रिलेटेड है, जैसा कि हमने टर्म्स पढ़े थे ना, तो ये दोनों टॉपिक एक साथ चलेंगे, ठीक है। और पांचवा और पहला टॉपिक एक साथ चलेगा। नेशनल इनकम की बात करेंगे तो हम देखेंगे अपने देश की तुलना दूसरे देश से करेंगे, वहाँ की इकोनॉमीज क्या है, और फिर हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो कैसी है, कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, मिक्स्ड है। व्हाई इंडिया ऑप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी, क्यों कैपिटलिस्ट की तरफ नहीं गया, क्यों सोशलिस्ट की तरफ नहीं गया, व्हाई ऑप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट इन इंडिया, क्या उसके पीछे लॉजिक, क्या पीछे उसके पीछे सर्कमस्टेंसेस रहे कि हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही क्यों अपनाया। वर्ल्ड में 3 अर्थव्यवस्थाएं चल रही है ना, पूंजीवादी,
समाजवादी और मिश्रित। एंड व्हाई वी ऑप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब जैसे आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, तो कह रहे हैं मैं कैपिटलिस्ट सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, सब प्राइवेट हो रहा है, सारे टेंडर प्राइवेट हो जा रहे हैं, तो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है। और फिर इसी के अलावा मार्केट में जब आओगे तो सोसाइटी से ही जुड़ा हुआ एक टर्म है मार्क्सिस्ट इकोनॉमिस्ट। मार्क्स, कार्ल मार्क्स सुना है ना? कार्ल मार्क्स वो क्या कहता है इकोनॉमी के बारे में, उसकी इकोनॉमी क्या कह रही है, तो वो आ जाएगी आपकी टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में सारी। उधर से एरिस्टोटल क्या कह रहा है इकोनॉमी के बारे में, अरस्तु क्या कह रहा है इकोनॉमी के बारे में, प्लूटो क्या कह रहा है इकोनॉमी के बारे में, बस बारे में बात। और फिर इधर से जब ऑर्गेनाइजेशंस में देखोगे यूएनओ में, तो यूएनओ क्या कह रहा है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या काम हो रहा है वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे। एक देश का दूसरे के देश के साथ ट्रेड कैसे चलता है, ट्रेड से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं, ट्रेड से जुड़ी हुई एजेंसीज कौन कौन सी, नार्कोटिक्स का क्या काम, एक्साइज का क्या काम। अब देखते हो ना एयरपोर्ट पे जाते हो तो एक्साइज वाले पकड़ लेते हैं, नार्कोटिक्स वाले पकड़ लेते हैं, तो सारी एजेंसीज होती हैं। यहाँ पर ट्रेड का रूट होता है, चाहे वो ओशियन रूट हो, चाहे आपका एयर रूट हो, चाहे अदर काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो, वो देखेंगे। और फिर दूसरी चीज हम यहाँ पर देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट एंड पॉलिसीज में देखेंगे कि एक देश जैसे चाइना है, चाइना क्या कर रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसीज अपना रहा है, ठीक है, और फिर डेट पॉलिसी अपना रहा है। तो चाइना की डेट पॉलिसी क्या है, तो डीआरओ पॉलिसी क्या है, तो सारी पॉलिसीज यहाँ जाएंगी। चाइना क्या कर रहा है, अच्छा भाई तुम यार मुझे गरीब से लग रहा है, अब तुम्हारे यहाँ अच्छी सड़क है, काम बेटा टेंशन मत लो, तुम्हारे यहाँ सड़क में बनवा दो, ए सड़क बनवा दी, पैसा जो लगा अरे बाद में दे देना, कोई दिक्कत नहीं, अब जमीन लीज पे ले ली थी, सड़क बनवा दी, अब ये तो मेरे वेल विशर है, आप यही बोलोगे ना मालिक ने मेरा इतना काम कराया, यार मुझे ना थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, क्या क्या थोड़ा सा उधर दुकान लगाने के लिए कुछ जगह मिल जाती, अरे सर आपका ये सब कुछ लगाओ, और दुकान लगाने के लिए, और दुकान धीरे 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 ये बड़ी होगी। अब दुकान हटाई, मिलिट्री ट्रूप बना दिया बेस कैंप, सैनिक अड्डा। अब मालिक ये क्या कर रहे हो आप, हटाओ इसको, पैसे दे हटा दो, तो मैंने तेरी सड़कें बनवाई, मेरा पैसा दे दे, मैं हटा ले रहा हूँ, पैसा दे नहीं पाएगा। अब भाई श्रीलंका में भी तो 99 साल के बहुत जगह हो गया। तो ये पॉलिसी अपना रखी है चाइना ने, चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव बना रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसीज को लेकर चल रहा है, कहां कहां पर वो लीज पर पोर्ट्स ले रहा है, कहां कहां पर वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। सर थैंक यू फॉर माय इंटरनल बिल को जगाने के लिए। तो हम सीक्वेंस वाइज एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है, और इसको जो ये टॉपिक्स है कांस्टेबल से लेकर आपके यूपीएससी तक का डाटा आपको दे दूंगा, और इतना डाटा है लेकिन लिखोगे सिर्फ इतना ही, समझ आएगी बात? तो यही करना है हर सब्जेक्ट। मुझे मैं अपनी गारंटी लेता हूँ, बाकी टीचर्स का होपफुली अच्छे ही है सब कुछ, सभी चीज सही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आई होप आपको चीजें सारी क्लियर होंगी। ऑनलाइन में क्या पोजीशन है, क्लियर है एवरीथिंग? किसी को कोई डाउट है तो बताएं। चलिए गुड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।